तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है सचिन कुमार द्विवेदी और भाई साहब आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारा ऑपरेटर्स क्या होता है। अभी तक काफी सारे सेक्शंस हमारे कवर हो चुके हैं। बहुत ही देखो, ये जो आपका चैप्टर था ना, ऐसा समझो जैसा कि इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम्स, ठीक उसी तरीके से इसका काम है। बहुत सारे ऐसी चीजें हमने देखी, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, हमने ओप्स के फीचर्स देखे, हमने क्लास फंक्शंस को इंडिविजुअली परसीव किया। आने वाले हमने शायद डेटा टाइप्स के, हाँ डेटा टाइप्स भी हमने देखा, ठीक है। आने वाले कुछ वीडियोस में हम फॉर लूप्स, जो लूपिंग स्टेटमेंट्स हैं या आपके जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, इन सब के बारे में भी अगली वीडियो में शायद बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑपरेटर्स किस तरीके से काम करते हैं। एक तरीके से समझो कि जो ये वाला चैप्टर रहा, ये हमारा फुल फ्लेजेड बेसिक फाउंडेशनल पैकेज था हमारी कोडिंग जर्नी का। अब इससे आगे आप कोई भी लैंग्वेज परस्यू करते हो, सभी लैंग्वेजेस में आपकी ये वाली सारी चीजें रह रही होंगी। ऊप्स वगैरह को आप अपने हिसाब से मैनेज कर लो कि C++ और जावा में होती है और C में हमारी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग काम में आती है। तो आज के वीडियो में हम देखें भैया ऑपरेटर्स। अब एक्चुअली ऑपरेटर्स होते क्या है कि जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तब कई बार हम क्या करते हैं कि कुछ कंडीशंस लगाते हैं, या कई बार हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। कैसे? सपोज भैया हमने लिखा कि a = 2 और b = 3। अब हमें इस पे एक ऑपरेशन क्या लगाना है, हमें यूजर को एक आउटपुट क्या देना है कि इन दोनों वैल्यूज का सम करके हमें आउटपुट में दे दो। क्या लिखूंगा भैया कि प्रिंट कर दो, ये पाइथन में इस तरीके से हम लिखते हैं, प्रिंट कर दो a + b, ठीक है, प्रिंट कर दो a + b और ये मुझे आउटपुट में क्या दे देगा भैया? 5 दे देगा। क्या दे देगा भैया? 5 दे देगा। इस कंडीशन, इस स्टेटमेंट के अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर जब भी आप ऐसा कोई स्टेटमेंट देखो जहां पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है या उसमें कुछ हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ इनपुट दे रहे हैं, कुछ इनिशियलाइज कर रहे हैं, कुछ भी ऐसे स्टेटमेंट्स, उन्हें हम क्या कहते हैं भैया? एक्सप्रेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? एक्सप्रेशंस कहते हैं। और आपके किसी भी लैंग्वेज में जो इंडिविजुअल लाइंस होती हैं, पहले मैंने इनिशियलाइज किया a b, उसकी वैल्यूज पुट करी, प्रिंट का स्टेटमेंट लिखा, तो ये जो इंडिविजुअल लाइंस है इन्हें हम क्या कहते हैं भैया? स्टेटमेंट्स। क्या कहते हैं भैया? स्टेटमेंट्स। तो इन्हीं एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट्स के जोड़ से हमारा एक प्रोग्राम बनता है। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर कौन सा एक्सप्रेशन है भैया? a + b। इस एक्सप्रेशन के अंदर हमारी दो चीजें हैं। सबसे पहला है हमारा ऑपरेंड, दूसरा है भैया हमारा ऑपरेटर। क्या? इस एक्सप्रेशन के अंदर दो चीजें हैं, पहला है भैया हमारा ऑपरेंड और दूसरा है हमारा ऑपरेटर। अब ये भैया ऑपरेंड क्या होता है? अगर इस केस की बात करूं तो हमारे ऑपरेंड है a और b। ऑपरेंड वो क्वांटिटीज होती हैं, वो वेरिएबल्स होते हैं, वो चीजें होती हैं जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। और ये जो ऑपरेटर है वो इस कंडीशन में है प्लस। क्या है भैया? इस कंडीशन में ऑपरेटर है प्लस। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने यहां सम ऑपरेशन को परफॉर्म किया तो सम ऑपरेशन, सम में दोनों का एडिशन हो गया। सम ऑपरेशन के अंदर हमारे दो एंटिटीज हैं। पहली एंटिटी को हम कहते हैं ऑपरेंड। ऑपरेंड का मतलब जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, जो कि a और b, 2 और 3 ऐड होके हमें मिल गए 5। और ऑपरेटर जिसकी मदद से ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, प्लस ऑपरेटर है जिसकी मदद से हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब आपकी एक नॉलेज करिए कि जो प्लस है ये हमारा एरिथमेटिक ऑपरेशन होता है। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो किसी भी मैथमेटिकल कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए या मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। हमें इतना समझ में आ गया भैया ये ऑपरेटर्स की कहानी यूज क्यों हो रही है। एक इंटीग्रल पार्ट है हमारी किसी भी लैंग्वेज का। जितने भी ऑपरेशंस होते हैं हमें विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स परफॉर्म करने होते हैं। हमें समझ में आ गया भैया ऑपरेंड और ऑपरेटर की कहानी क्या है। थोड़ी सी एक हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल गई चीजों के बारे में कि क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। अब ये छोटी सी डेफिनेशन मैंने आपके लिए ऑपरेटर की लिखी है। ऑपरेटर्स आर सिंबल्स, प्लस माइनस इनटू, ये सिंबल्स हैं। ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट टेल द कंपाइलर टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल, रिलेशनल, लॉजिकल ऑपरेशंस। अब ये रिलेशनल, लॉजिकल और ये सारी चीजें बताऊंगा। अभी के लिए अगर हमने मैथमेटिकल्स का एग्जांपल देखा है तो जैसे हमने प्लस यूज किया तो ये प्लस हमारे कंपाइलर को बता रहा है कि a और b को ऐड करना है। क्या करना है? किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने का इंस्ट्रक्शन हमें कंपाइलर को देना है। तो उस कंडीशन में हम मैथमेटिकल, रिलेशनल या लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज कर रहे होते हैं। एंड प्रोड्यूस अ रिजल्ट इन C++। अ रिजल्ट
C++ provides a rich set of operators in manipulate variables। अब उसके बाद क्या सीन है, हमने देखा कि जो हमारा ऑपरेटर है वो कौन सी ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। दूसरा हमने क्या देखा कि जो C++ है उसके अंदर वैरायटी ऑफ ऑपरेटर्स रहते हैं, रिच सेट ऑफ ऑपरेटर। रिच सेट ऑफ ऑपरेटर मतलब बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑपरेटर रहते हैं, ताकि हम वेरियस वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सकें, अपने हिसाब से ऐड कर सकें, उनमें कुछ कंडीशंस लगा सकें। ये सारी चीजें हैं। अब इस डायग्राम को बनाना उतना जरूरी नहीं है, बस मैंने फॉर द सेक ऑफ एस्थेटिक्स लगा दिया था। अब मेन ऑपरेटर का जो टाइप्स है वो हम यहां पे देख रहे होंगे। जो हमारा ऑपरेटर्स है वो किसी भी लैंग्वेज के अंदर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला पार्ट होता है भैया यूनरी। यूनरी का मतलब क्या होता है कि जो ऑपरेशन है वो सिंगल वेरिएबल पे परफॉर्म हो रहा है। बाइनरी का मतलब क्या होता है कि जो ऑपरेशन है वो 2 वैल्यूज पे परफॉर्म हो रहा है। वहीं पे टर्नरी का मतलब क्या होता है कि जो ऑपरेशन है वो 3 वैल्यूज पे या मोर देन 3 वैल्यूज पे परफॉर्म हो रहा है। क्या इतनी चीज हमें क्लियर हो गई कि ऑपरेटर्स के 3 टाइप्स हैं। पहला यूनरी ऑपरेटर्स, दूसरा बाइनरी ऑपरेटर्स और तीसरा टर्नरी ऑपरेटर्स। यूनरी, बाइनरी, टर्नरी हमें मतलब समझ में आ चुका है। अब जो हमारा यूनरी ऑपरेटर रहता है इसके अंदर एक सिंगल टाइप है जिसे हम पढ़ने वाले हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये एक एंटिटी है, ये एक ऑपरेटर होता है। अब इसी के अंदर आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अपने हिसाब से लगा सकते हो। दूसरा अगर मैं बात करूं बाइनरी की, तो बाइनरी के अंदर हमें 5 ऑपरेटर्स पढ़ने हैं। पहला हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर, दूसरा हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, तीसरा हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, चौथा हमारा बिटवाइज ऑपरेटर और पांचवा हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। वही अगर मैं बात करूं टर्नरी की, तो टर्नरी में भी सिर्फ और सिर्फ एक टाइप होता है जिसे हम कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। इसको भी हम थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ रहे होंगे। अब यहां पे भैया जो आपका मेनली यूजेज में आता है वो यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर्स आते हैं। टर्नरी ऑपरेटर्स आप डेली लाइफ में उतना, एक सेकेंड, टर्नरी ऑपरेटर्स आप डेली लाइफ में उतना ज्यादा भी प्रोग्राम्स में यूज नहीं कर रहे होगे, तो इसमें मैं एम्फेसिस भी उस हिसाब से थोड़ा कम ही डालूंगा। बस ये आपको जल्दी समझ में आना चाहिए और आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। चलिए अगर मैं बात करूं, सबसे पहले थोड़ा सा जो सीक्वेंस है वो गड़बड़ी है, लेकिन उसको अपने हिसाब से देख लो। सीक्वेंस कुछ इस तरीके से है। अब इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, वो जो पीछे मैंने डायग्राम बनाया था ना टाइप्स का, उसको आप जरूर नोट कर लेना। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं भैया हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के पहले ही बताया, वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको एडिशन परफॉर्म करके दिखाया। तो ये जो हमारा एडिशन हो रहा है उसमें जो हमारा प्लस है, प्लस भी एक तरीके से हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर है। जो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, दीज ऑपरेटर्स परफॉर्म बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन और मैथमेटिकल ऑपरेशन। जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, वो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की मदद से परफॉर्म होते हैं। अब जो हमारा मैथमेटिक्स है उसमें हम मेनली 4-5 चीजों का यूज करते हैं। पहला भैया एडिशन, हम 2 वैल्यूज को ऐड करते हैं। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये एक मॉड्यूलस। आप में से कई सारे लोग इन 4 चीजों से फेमिलियर होंगे, लेकिन ये जो 5वीं चीज है उसको मैं आज थोड़ी सी ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर मैं बात करूं एडिशन ऑपरेटर की, अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर जो सब टाइप है जो कि है एडिशन ऑपरेटर, ये क्या करता है, 2 ऑपरेंड्स को, ऑपरेंड्स मैंने आपको पहले ही बता दिया, 2 ऑपरेंड्स को ऐड करने का काम करता है। सपोज a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, तो अगर मैं a प्लस b यहां पे प्लस ऑपरेटर यूज करता हूं तो मुझे ये 5 रिटर्न करके दे देगा। हमें समझ में आ गया 2 ऑपरेंड्स को अगर ऐड करना है तो एडिशन ऑपरेटर यूज करने का। अगर 2 ऑपरेंड्स को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट द सेकंड ऑपरेंड फ्रॉम द फर्स्ट। अगर मुझे a माइनस b 2 ऑपरेंड्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं माइनस ऑपरेटर का यूज कर रहा हूं, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज कर रहा हूं। अब इसमें एक चीज गौर करने वाली क्या बात है कि जो सेकंड ऑपरेंड है जो कि इस केस में 3 है, उसको माइनस करता है फर्स्ट ऑपरेंड के साथ, तो हमें आंसर में क्या मिल जाएगा भैया, 1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भैया, 1 मिल रहा होगा। दूसरी तरफ हमारा तीसरा ऑपरेटर आता है जो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर है, उसका नाम है भैया मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। मल्टीप्लिकेशन जैसा कि नाम से ही हमें पता है, ये 2 वैल्यूज को, 2 ऑपरेंड्स को आपस में मल्टीप्लाई करता है। इस केस में अगर मैं लिखता हूं a स्टार इज इक्वल टू कितना होगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी भैया 6। कितनी आ जाएगी भैया, 6 आ जाएगी। कहने का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन 2 वैल्यूज को, 2 ऑपरेंड्स को आपस में मल्टीप्लाई करता है।
चौथा आ गया भैया हमारा डिवीजन ऑपरेटर। हमारा डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है, डिवाइड्स द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर। अब सपोज थोड़ा सा अगर मैं वैल्यूज को चेंज कर दूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, अपने हिसाब से आप नोट कर लेना थोड़ा बैक करके। सपोज अगर a की वैल्यू है 6 और b की वैल्यू है 2, a की वैल्यू है 6 और b की वैल्यू है 2, और मैं लिखता हूं a डिवाइडेड बाय b, तो ये मुझे क्या निकाल के दे देगा भैया, 3 निकाल के दे देगा। यहां तक हमें ज्यादा दिक्कत नहीं हुई भैया, हमें सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी हैं, क्योंकि हम ये ऑलरेडी अपने मैथमेटिक्स में करते हुए आ रहे हैं। लास्ट में भैया हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर का काम क्या होता है कि मैं एक और नया नंबर ले रहा हूं, ठीक है। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है कि सपोज a इज इक्वल टू 5 है और b इज इक्वल टू 2 है। अब यहां पे अगर मैं मॉड्यूलस ऑपरेटर लगाया हूं a मॉड्यूलो b, अगर इसकी वैल्यू है तो पहले तो आप गेस कर लो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। इसकी वैल्यू होगी कितनी भैया, 1। क्यों होगी भैया 1? क्योंकि जो मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है वो डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर बच रहा है उसको आउटपुट में दे देता है। इस केस में जब हम 5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमें ये वैल्यू क्या दे रहा होगा भैया, एक तो हमें 4, एक सेकेंड, 2 2 जा 4 मिल जाएगा, तो यहां हमें 2 मिल जाएगा, लेकिन रिमाइंडर में हमारा 1 बच रहा होगा। जब 2 2 जा 4 करोगे तो 4 हमारा एज इट इज कट गया और 1 हमारा रिमाइंडर में बच गया, तो जो रिमाइंडर वाली वैल्यू है वो हमें ये मॉड्यूलस ऑपरेटर दे देता है। कहने का मतलब क्या है, किसी भी डिवीजन के अंदर हमने 5 को 2 से डिवाइड किया, उसमें जो भी रिमाइंडर बचा उसको हमने आउटपुट में दे दिया। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या कहता है, रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ अ डिवीजन। किसी भी डिवीजन का जो रिमाइंडर बचता है वो रिटर्न करके हमें दे देता है। इसका जो सिंटेक्स होता है, लिखने का जो तरीका होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। हमें सारे के सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स समझ में आ चुके हैं। अब बढ़ते हैं भैया, एक सेकंड, इसको नोट जरूर करते जाना यार मेरे भाई, ठीक है। चलिए देखो, मैंने इस बार कोशिश किया है कि बहुत क्रिस्प, बहुत शॉर्ट और बहुत ही ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड जो एग्जांपल लिखवा रहा हूं, काइंडली उसको भी आप लिख लेना, क्योंकि नोट्स मैंने इंक्लूड नहीं किया, बहुत ज्यादा बल्कि लगता है। बहुत सारे बच्चों ने, सबसे पहले तो मैं उनको सॉरी बोलना चाहूंगा, क्योंकि हाँ, मैं थोड़ी सी उस चीज पे फोकस करता हूँ कि मैं आपको जितना ज्यादा कंटेंट हो सके दे दूं। उससे फायदा क्या होता है, मेरा सोचना ये था कि अगर मैं आपको ज्यादा पॉइंट्स दे दूंगा, सपोज मैंने आपको 7 से 8 पॉइंट्स दे दिए, एग्जाम में अगर आप वो 7 से 8 पॉइंट एक बार रीड करके भी गए हो और उनमें से 4 से 5 पॉइंट्स भी अगर आपके दिमाग में टिक रहे हैं, तो शायद एग्जाम में आप उन 4 से 5 पॉइंट से बना के आप 8 से 10 पॉइंट, ये एबिलिटी हमारे पास होती भी है, 4-5 पॉइंट्स हमें पता है और हम उनसे इंक्रीज करके 7 से 8 पॉइंट बना देते हैं और इजीली हम 7, या फिर अगर आप AKT वगैरह के हो तो आप 10 मार्क्स को इजीली स्कोर कर सकते हो। मैंने ये चीज सोची थी, लेकिन कई सारे बच्चों का कंसर्न यही था कि भैया आपके जो नोट्स हैं वो थोड़ी ज्यादा बल्कि हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बड़े नोट्स हो जाते हैं, तो काइंडली आप उसको प्रिसाइज कर दो। मैंने वो चीज यहाँ इस मतलब हालांकि काफी वीडियो पहले से ट्राई करना मैंने शुरू कर दिया था, लेकिन अभी मैं उसी पेज पे चल रहा हूँ, तो इस चीज को आप समझना। जो भी मैंने चीजें लिखवाई हैं, मैंने एकदम प्रिसाइज और इजी टू अंडरस्टैंड चीजें लिखवाई हैं, लेकिन आपको मैं एक एडिशनल होमवर्क ये दे रहा हूँ कि जितनी चीजें आप समझते जा रहे हो, बगल में एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख लेना जरूर। मॉड्यूलस का जैसे मैंने केस बताया, छोटा सा a इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 2 और रिमाइंडर में हमारा 1 बच गया। आप इतना काम कर लोगे, ठीक है। चलिए अब उसके बाद अगर मैं बात करूं रिलेशनल ऑपरेटर्स की, चलो रिलेशनल ऑपरेटर एक बार मैं और पढ़ा चुका हूं, ये माइक हमारा बंद रह गया था, इस वजह से यहाँ पे चीजें थोड़ी लिखी हुई थी। अब चलिए अगर मैं बात करूं रिलेशनल ऑपरेटर्स की, तो ऐसा समझो कि जब हम कोई कंडीशनल यूज करते हैं, ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात मैं अगली वीडियो में कर रहा हूँ, मगर सपोज मैं किसी कंडीशनल स्टेटमेंट इफ की बात कर रहा हूं, हमारे जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम में एक फीचर ये होता है कि हम प्रोग्राम को डायरेक्शन दे सके। डायरेक्शन किस तरीके से कि सपोज प्रोग्राम का फ्लो कुछ इस तरीके से चल रहा है, प्रोग्राम का फ्लो कुछ इस तरीके से चल रहा है, इस पॉइंट पे आने के बाद हमने प्रोग्राम को एक कंडीशन दे दी। कंडीशन क्या हो सकती है भैया, सपोज इस पॉइंट पे हमने कंडीशन दे दी कि अगर जो हमारा 1 है वो 5 से बड़ा है, तो आप क्या करो, लिख दो क्या, रॉन्ग, लिख दो रॉन्ग, ठीक है। अगर हमारा जो 1 है वो 5 से बड़ा है, जो कि ऑलरेडी खराब गलत आने वाला है, अगर हमारा 1 5 से बड़ा है तो आप रिटर्न कर दोगे रॉन्ग, और अगर ये 5 से बड़ा नहीं है तो राइट कर दोगे क्या, राइट, ठीक है। क्या रिटर्न कर दोगे, राइट रिटर्न कर दोगे। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है, इसी को हम कहते हैं भैया कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स मैंने आपको बताया, तो क्या हमें इस कंडीशनल स्टेटमेंट में ट्रू या फॉल्स की वैल्यू को निकालने के लिए
देखने के लिए कि क्या ये सही है। अगर सही है तो राइट की तरफ आओ, गलत है तो उधर की तरफ चले जाओ। तो इस कंडीशन को देखने के लिए क्या हमें दोनों नंबर्स को पहले कंपेयर करना पड़ा। ये जो कंपैरिजन का मामला आता है ये सारा का सारा हैंडल होता है रिलेशनल ऑपरेटर्स की मदद से। आप थोड़ा सा ये भी देखो कि ये जो रिलेशनल ऑपरेटर जो मैंने वहां यूज किया है वो यहां पे भी है, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे होंगे। लेकिन अभी के लिए आप एक चीज समझो कि क्योंकि हमारा जो 1 है वो 5 से छोटा है, इस केस में हमने क्या बताया कि 1 5 से बड़ा है। अब 5 से बड़ा क्योंकि 1 नहीं है तो हमें रॉन्ग प्रिंट करना है, हमें रॉन्ग प्रिंट करना है। और क्योंकि अगर सपोज यहां 1 की जगह 6 होता, 7 होता, तो उस केस में हम राइट प्रिंट कर देते। तो ये जो कंपैरिजन वाली चीज हो पा रही है कि क्या हमारा 1 5 से बड़ा है, क्या हमारा 1 5 से छोटा है, ये जो कंपैरिजन वाली चीज हो रही है 1 और 5 के बीच में हम जो रिलेशन निकाल पा रहे हैं, इन्हीं रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए, इन्हीं ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम जिन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। क्या कहते हैं भैया? रिलेशनल ऑपरेटर्स कहते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज कहां पे आता है वो भी हमें समझ में आ गया। ये इफ एल्स वाली कंडीशन है, ये मैं आगे अगली वाली वीडियो में आपको बता रहा हूंगा। ये स्पेशली आप इसको जब यूज कर रहे होगे तो आप लगा रहे होगे कि इफ 1 इज ग्रेटर देन 5 तो भैया हमारा राइट प्रिंट कर दो, एंड इफ 1 इज नॉट ग्रेटर देन 5 तो हमारा रॉन्ग प्रिंट कर दो। तो ये जो इफ और एल्स वाली कंडीशन रहती है, इस तरीके से हम कुछ यूज कर रहे होते हैं। तो जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स रहते हैं उनमें इन्हें यूज किया जाता है। ज्यादा फर्दर वीडियो को लंबी ना करते हुए, रिलेशनल ऑपरेटर्स, दीज ऑपरेटर्स कंपेयर टू वैल्यूज एंड रिटर्न अ बूलियन रिजल्ट। ठीक है, दीज ऑपरेटर्स कंपेयर टू वैल्यूज एंड रिटर्न अ बूलियन रिजल्ट। बूलियन रिजल्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैंने उस केस में बताया कि अगर ये चीज ट्रू होती है, 1 अगर हमारा 5 से बड़ा होता है तो आपको ये करना है, और अगर 1 हमारा 5 से नहीं बड़ा होता है, दो ही कंडीशन होती है, या तो होगा या तो नहीं होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। क्या हमारा 1 5 से बड़ा है? फॉल्स। क्या हमारा 6 5 से बड़ा है? ट्रू। या तो ट्रू या फॉल्स। तो जहां भी ये ट्रू या फॉल्स वाली कंडीशन आ जाती है वहां हम क्या करते हैं भैया? उसको कह देते हैं कि ये बूलियन है। जिस तरीके से कोई भी नंबर हमारा इंटीजर होता है, ठीक उसी तरीके से ट्रू और फॉल्स, ये जो इंडिविजुअल एंटिटीज हैं, इन्हें हम बूलियन के अंदर स्टोर करते हैं। मतलब जो इनका टाइप होता है वो बूलियन होता है। जिस तरीके से 5 6 7 8 जितने भी इंटीजर नंबर्स हैं उनका जो टाइप होता है, जो डेटा टाइप होता है वो इंट होता है। ठीक उसी तरीके से ट्रू और फॉल्स का जो डेटा टाइप होता है वो बूलियन होता है। अब हमें समझ में आ गया कि ये बूलियन रिजल्ट क्यों देता है। चलिए, अब ये इक्वल टू जो डबल इक्वल वाला साइन लगा है, इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। सबसे पहला जो ऑपरेटर है वो डबल इक्वल टू ही है। ये तब चेक किया जाता है, ये तब चेक किया जाता है जब हमें देखना है कि जो पहला वैल्यू है, क्या उसकी जो वैल्यू है, जो पहला ऑपरेटर है, सपोज a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू भी 2 है। अगर a की वैल्यू भी 2 है और b की वैल्यू भी 2 है, मुझे अगर प्रोग्राम के अंदर चेक करना है कि क्या a और b की वैल्यू सेम है, तो वहां उनके बीच में मैं लगाऊंगा डबल इक्वल टू का साइन। अब ये डबल इक्वल टू क्यों लगाया? एक सिंगल इक्वल टू भी लगा लेते तो शायद हमें पता चल जाता। ऐसा कुछ नहीं है। जब हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सिंगल इक्वल टू को यूज करते हैं, तब हम प्रोग्राम को क्या बता रहे होते हैं, कंपाइलर को क्या बता रहे होते हैं कि हमें a के अंदर किसी वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं। तो ये जो असाइनमेंट वाली चीज रहती है, हमने 2 जो वैल्यू है उसको a के अंदर असाइन कर दिया, तो जो असाइनमेंट वाली चीज रहती है उस कंडीशन में हम इक्वल टू को यूज करते हैं, जो कि सिंगल इक्वल टू रहता है। लेकिन जहां हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करना है कि क्या ये दोनों इक्वल वैल्यूज हैं, वहां पे हम डबल इक्वल टू यूज करते हैं। ये चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, समझ में आ चुकी है। हमें कहानी भैया समझ में, इसका ये एग्जाम्पल नोट कर लेना, मैंने थोड़ा जल्दी शायद इरेज कर दिया, नोट कर लेना उस चीज को। डबल इक्वल टू में समझ में आ गया। दूसरा है नॉट इक्वल टू। अब भैया सपोज अगर a की वैल्यू 3 होती, b की वैल्यू 2 होती, और यहां मैं a नॉट इक्वल टू b लगा देता, तो ये मुझे करेक्ट रिटर्न करके देता, यानी कि ट्रू रिटर्न करके देता कि हाँ भैया जो a है वो b के बराबर नहीं है। तो अगर हमें ये चेक करना है कि क्या इन दोनों की वैल्यूज बराबर हैं आपस में या नहीं है, तो जो नहीं है वाला कंडीशन है वो हम कुछ इस तरीके से चेक करते हैं। ये जो हमारा एक एक्सक्लेमेशन मार्क और एक इक्वल टू वाला साइन है, इसको हम वहां यूज करते हैं जहां हमें नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन लगानी होती है उस जगह पे। यहां पे हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा a है वो b के बराबर नहीं है, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद ग्रेटर देन वाली कंडीशन। ग्रेटर देन मैंने आपको अभी बताया कि अब इस कंडीशन में अगर हम लिख दे a ग्रेटर देन b, अगर हम लिख दे a ग्रेटर देन b, तो ये क्या दे देगा? ट्रू रिटर्न कर देगा कि हाँ भैया जो हमारा a की वैल्यू है
वो b से बड़ी है। लेकिन अगर ये थोड़ी सी स्वैप हो जाता, a इज इक्वल टू 2 होता और b इज इक्वल टू 3 होता, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करके दे देता। क्या कर देता भैया? फॉल्स रिटर्न करके दे देता कि नहीं, a की जो वैल्यू है वो b से बड़ी नहीं है। यार ये चालू भी है कि नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हाँ भैया चालू है। चलिए अब लेस देन की वैल्यू आ जाती है। जो हमारा b है, जो हमारा लेस देन ऑपरेटर है, अगर इस केस में मैं ऐसा लिखूं कि क्या जो हमारा a है वो लेस देन है b के, तो क्या वैल्यू मिलेगी भैया? ट्रू रिटर्न करके दे देगा कि हाँ ये जो हमारा कंडीशन है ये ट्रू है, ठीक है। लेकिन अगर इससे पहले वाली कंडीशन होती, a इज इक्वल टू 3 होता, b इज इक्वल टू 2 होता, तो क्या हमारा a जो कि 3 है और b जो कि 2 है, क्या हमारा a b से छोटा है? नहीं भैया, 3 2 से बड़ा होता है, तो इस कंडीशन में ये फॉल्स दे देगा। तो ये चीज हमें समझ में आ चुकी है। हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। ग्रेटर देन और लेस देन हमें समझ में आ गया। लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या कंडीशन है भैया? अब इस चीज में क्या होता है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू जहां पे कंडीशन आती है, वहां पे क्या होता है कि कई बार हमारे प्रोग्राम में हमें वेरियस एक लूप में कंडीशंस को चेक करना होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर हमने कहीं a ग्रेटर देन इक्वल टू b लगा दिया, तो इस कंडीशन में हमें ट्रू तब मिल रहा होगा जब या तो हमारा a की वैल्यू, सपोज ये a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू भी 2 है। इस कंडीशन में हमें ट्रू तब मिल रहा होगा जब या तो a की वैल्यू b से बड़ी हो या फिर a की वैल्यू b के बराबर हो। अगर बराबर होगा तब भी वो ट्रू रिटर्न कर देगा, और अगर a की वैल्यू b से बड़ी होगी, यानी कि 3 होगी, 4 होगी, कुछ भी, उस केस में भी ये ट्रू रिटर्न कर देगा। लेकिन जैसे ही a की वैल्यू b से छोटी हो जाएगी, उस कंडीशन में ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? ठीक इसी के अपोजिट हमारा लेस देन और इक्वल टू साइन रहता है। ठीक इसी के अपोजिट हमारा लेस देन और इक्वल टू का साइन रहता है। इसी चीज को अगर मैं इरेज कर दूं और यहां पे ये वाला साइन लगा दूं, तो इस कंडीशन में क्या है कि अगर हमारे b की वैल्यू a के या तो इक्वल हो या b की वैल्यू हमारे a से बड़ी हो, मतलब कि जो हमारे a की वैल्यू है वो b से छोटी हो या फिर a की वैल्यू b के बराबर हो, उस कंडीशन में ये ट्रू रिटर्न कर देगा। और अगर हमारे a की वैल्यू b से बड़ी हो जाती है तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। क्या इतनी चीज हमें समझ में आएगी? एग्जांपल के साथ इस चीज को नोट जरूर कर लेना। चलिए इतना हमें समझ में आ गया भैया रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अब इस चीज को नोट करो, थोड़ा पानी पी लो। तीसरा टाइप ऑफ ऑपरेटर जो हमारे पास आता है वो है भैया हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। क्या भैया? लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर की कहानी क्या होती है? जब हमें एक साथ दो कंडीशंस को चेक करना होता है। दो कंडीशन किस तरीके से? अभी तक हम क्या चेक कर रहे थे? सपोज इसको एक एग्जांपल से बता देता हूं कि a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू 2 है और c इज इक्वल टू सपोज 1 है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि यहां पे एक कंडीशन लगाता हूं कि इफ a इज इक्वल टू b, a ग्रेटर देन b हो, एंड का साइन लगाया, डबल एंड लगाना होता है, a ग्रेटर देन b हो एंड b ग्रेटर देन c हो, तो क्या रिटर्न करना है कि a इज ग्रेटेस्ट। a इज ग्रेटेस्ट। अगर हमारा a इज इक्वल टू 3 है, अगर हमारा a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू 2 है, c इज इक्वल टू 1 है, वहां हमने क्या कंडीशन लगाई कि इफ a इज ग्रेटर देन b, क्या हमारा a ग्रेटर देन b है? हाँ जी भैया ग्रेटर देन b है। एंड b इज ग्रेटर देन c, क्या हमारा b इज ग्रेटर देन c है? हाँ जी भैया 2 1 से बड़ा होता है। तो क्या रिटर्न करना है कि जो a है वो इन सबसे बड़ा है, वो इन सबसे बड़ा है, ये चीज रिटर्न कर देनी है। जहां भी एंड ऑपरेटर लगा होता है उस जगह पे अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, दोनों कंडीशंस करेक्ट होंगी, तभी ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा होगा। और अगर इनमें से एक कंडीशन भी गलत हो जाती है, अगर सपोज ये b इज ग्रेटर देन c वाली कंडीशन गलत हो जाती है, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। क्या हमें लॉजिकल ऑपरेटर में से जो लॉजिकल एंड है इसकी कहानी समझ में आ चुकी है कि दो कंडीशन साइमल्टेनियसली यूज हो रही हैं, और अगर दोनों में से एक कंडीशन भी गलत हो गई तो हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। अगर दोनों कंडीशंस में से दोनों कंडीशन सही है तो ये स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर जो है ये लॉजिक्स का यूज करता है कि दोनों को कंसिडर करना है। कई बार क्या होता है कि हमें चाहिए होता है कि अगर ये एक स्टेटमेंट, इन दोनों में से एक स्टेटमेंट भी अगर सही हो जाए तो इसको प्रिंट कर देना है।
उस केस में हम यूज करते हैं और ऑपरेटर का। एक सेकेंड, हाँ, उस कंडीशन में हम ये डबल स्लैश यूज करते हैं। इसका मतलब है और का मतलब क्या है कि ये जो दो कंडीशंस हमने लगाई हैं, अगर इनमें से एक भी सही हो जाता है तो हमें ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, इस स्टेटमेंट को प्रिंट कराना है। ये कंडीशन पहले वो चेक करेगा, इस कंडीशन को पहले वो चेक करेगा। दूसरी कंडीशन चाहे जो भी लगी हो, मेरे ख्याल से वो चेक भी नहीं कर रहा होगा क्योंकि ये और लगा हुआ है। अगर पहली कंडीशन भी ट्रू है तो इसे हमें एग्जीक्यूट करा देना है। अगर पहली कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो अगली वाली को चेक करेगा, अगर वो ट्रू होगी तो इसको एग्जीक्यूट कराना है। अगर दोनों ही ट्रू नहीं है तो इसको एग्जीक्यूट नहीं कराना है। ये लॉजिकल एंड लॉजिकल और की कहानी हमें समझ में आ चुकी है। दीज जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस। यहां पे लॉजिक का यूज हो रहा है तो लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। ये एग्जांपल जरूर नोट कर लेना, ठीक है। चलिए, और ये एग्जांपल एग्जाम में भी लिख के आओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, एग्जामिनर को थोड़ी सी ज्यादा हेल्प मिल रही होगी। अब अगर मैं बात करूं लॉजिकल नॉट की, तो इसमें पता है क्या केस होता है कि सपोज अगर कोई कंडीशन है a ग्रेटर देन b, a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है 2। अगर इसको हम नॉर्मली एग्जीक्यूट कराते हैं तो ये क्या हमें ट्रू रिटर्न करके देगा? हाँ जी भैया, ये ट्रू रिटर्न करके देगा क्योंकि a की वैल्यू b से बड़ी है। लेकिन अगर इसी के आगे हम एक नॉट का साइन लगा दें, एक लॉजिकल नॉट का साइन लगा दें, तो ये हमें क्या फॉल्स रिटर्न करके देगा। क्या रिटर्न कर देगा भैया? फॉल्स रिटर्न करके दे देगा। क्या रिटर्न करके देगा भैया? फॉल्स रिटर्न कर देगा। कहने का मतलब क्या है कि पहले इस कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा, क्या हमारा a b से बड़ा है? हाँ जी भैया, b से बड़ा है। जो भी आउटपुट निकला ट्रू आउटपुट निकलेगा इस कंडीशन में। ट्रू को ये नॉट में तब्दील कर देगा, मतलब कि ट्रू का उल्टा क्या होगा? फॉल्स होगा, तो ये फॉल्स रिटर्न करके दे देगा। तो ये लॉजिकल नॉट की कहानी ये होती है। ये तीनों हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। इनको विद एग्जांपल आप नोट करके रख लो। चलिए, अब उसके बाद अगले ऑपरेटर भैया हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर वन ऑफ द इजीएस्ट है यार। ऐसा समझो कि मेरे को a इज इक्वल टू 2 लिखना है, उसके बीच में मैंने ये इक्वल टू लगाया। इक्वल टू क्या दर्शाता है कि जो 2 है उसे मैंने a के अंदर असाइन कर दिया है। अब इसमें कई बार ऐसा भी किया जाता है कि सपोज हमने कोई एक वैल्यू बना ली b इज इक्वल टू 2, हमने 2 वैल्यू को b के अंदर असाइन कर दिया। अब हमें क्या लिख दिया कि भैया a इज इक्वल टू b, हमने ये स्टेटमेंट लिख दिया। तो अब क्या होगा कि b के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो a के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो फाइनली अगर हम प्रिंट a करते हैं, a को प्रिंट कराते हैं, तो हमें आउटपुट में 2 मिल रहा होगा क्योंकि 2 b की वैल्यू थी और हमने b की वैल्यू को a के अंदर असाइन किया, तो हमें क्या मिल गया भैया? 2 मिल गया। तो पहला असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू होता है। दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ऐड एंड असाइन। अब ये जो ऐड एंड असाइन वाला सीन रहता है, इसकी बात हम थोड़ी सी कर लेते हैं। सपोज b इज इक्वल टू 2 है और a इज इक्वल टू 3 है। अब अगर इसमें मैं a प्लस इज इक्वल टू b लिखता हूं, a प्लस इज इक्वल टू b लिखता हूं, तो इसे हम ऐड एंड असाइन ऑपरेटर बोलते हैं। ऐड एंड असाइन ऑपरेटर बोलते हैं इसको, आप अपने हिसाब से निकलेगा। इसको हम प्लस इक्वल टू को एंड असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ये क्या करता है? दिस इज इक्विवेलेंट टू, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू a प्लस बी। ये वाली चीज, ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या करेगा? a की वैल्यू के अंदर जो एग्जिस्टिंग a है जो कि है 3 प्लस b जो कि है 2, उसको असाइन कर देगा। a की वैल्यू फाइनली क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि a की जो करंट वैल्यू है उसको प्लस कर दो b के साथ और इन दोनों को a के अंदर वापस असाइन कर दो। तो ये वाला जो असाइनमेंट होता है, इस तरीके को हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो इस तरीके से लिख दो कि a इज इक्वल टू a प्लस बी, या तो ऐसा भी लिख सकते हैं। दोनों ही चीजें बराबर काम करती हैं। सब्ट्रैक्शन के केस में भी सेम चीज होती है। सब्ट्रैक्शन आप खुद से करके देखो, ये आपका होमवर्क है। जैसे ये एडिशन हो रहा है, सेम टू सेम सब्ट्रैक्शन के केस में होता है, सेम टू सेम मल्टीप्लिकेशन के केस में होता है। ये टोटल ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस ही हो रहे हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए हैं जब मैं आपको अरिथमेटिक ऑपरेशंस करा रहा था, लेकिन वो बस एक एडवांस वर्जन है। मैंने आपको एडिशन वाला एग्जांपल के साथ बता दिया है। होमवर्क आपका ये है, आप सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और मॉड्यूलस को खुद से ट्राई कर रहे होगे और इस चीज को आप अपने नोट्स में ऐड कर रहे होगे। हमें समझ में आ गया असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। कुल मिला के किसी भी वैल्यू को किसी एक वेरिएबल के अंदर असाइन करने वाला काम असाइनमेंट ऑपरेटर्स करते हैं। बहुत सारे वैरायटी ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं हमारे बाजार में, हमें इन सबको नोट करके रख लेना है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया,
ये हो गया। ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, अच्छे तरीके से नोट करके लिख लेना। एग्जाम में आए यार, आपको एग्जाम्पल के साथ बस उसको लिखते जाना है और कुछ नहीं। उसके बाद अगला है हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर पता क्या करता है, अगर सपोज a की वैल्यू 2 है, सपोज a की वैल्यू 2 है और इसी के अगले स्टेटमेंट में प्रोग्राम के अंदर मैंने लिख दिया कि भैया a प्लस प्लस कर दो, a प्लस प्लस कर दो और प्रिंट कर दो a, प्रिंट कर दो a, क्या कर दो, प्रिंट कर दो a। तो ये आउटपुट में क्या देगा, ये आउटपुट में हमें दे देगा भैया 3। क्यों दे देगा भैया 3, क्योंकि a की एग्जिस्टिंग वैल्यू थी 2, उसमें हमने लगाया इंक्रीमेंट ऑपरेटर, उसके आगे 2 प्लस लगा दिए। इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमारा क्या करता है, जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू हो उसको 1 से बढ़ा देता है। इसमें +1 करोगे क्या मिलेगा भैया, 3 मिलेगा, हमें आउटपुट में 3 मिल गया। अब एक चीज आप बताओ कि अगर a इज इक्वल टू, मैं एक प्रोग्राम ही यहां पे लिख के बता देता हूं। सपोज मैंने इंट डाला, इंट a इज इक्वल टू 2 लिखा। इतना लिखने से क्या होगा, एक वेरिएबल बना, उसके अंदर 2 चला गया, कोई नई बात नहीं है भैया। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम प्रिंट करवाएंगे। ये प्रिंट अभी आप एक सेकेंड, चलो हो गया, अच्छे तरीके से करवा देता हूं। सी आउट करवा दिया हमने C++ में a, सी आउट करवा दिया क्या भैया a। उसी की अगली लाइन में हमने क्या किया, a++ करवा दिया, a++ हमने लिख दिया। अब क्या हुआ होगा भैया, 2 इंक्रीमेंट होके 3 हो गया। अब जब दोबारा सी आउट कराओगे, तो क्या मिलेगा भैया, क्या मिलेगा भैया, इस कंडीशन में हमें मिलेगा 2, क्योंकि अभी हमने कोई भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं लगाया है। और जब इंक्रीमेंट लगाने के बाद हम दोबारा सी आउट कराएंगे, दोबारा प्रिंट करवाएंगे, तो यहां हमें मिलेगा 3। यह चीज मैंने आपको क्यों लिखवाई, क्योंकि जो आपका प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर रहता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर में भी 2 कहानी होती है, एक पोस्ट इंक्रीमेंट जिसकी बात हमने अभी करी, और एक होता है प्री इंक्रीमेंट। अगर इस केस में क्या होगा कि जहां पहले a की वैल्यू प्रिंट होती थी, 2 मिलती थी, पहले a की वैल्यू प्रिंट होती थी, 2 मिलती थी, तो हमें क्या हुआ भैया, एक इंक्रीमेंट होता है पहले। अब इसमें क्या होगा कि ये पहले ही इंक्रीमेंट हो जाएगा, पहले जहां पे ये 2 मिलता था ना, अब ये 3 मिल रहा होगा। एक सेकेंड, इसको रुको, अच्छे से मैं लिख देता हूं। इसको आप कुछ इस तरीके से समझो कि सपोज a इज इक्वल टू, हमने 2 डाल दिया, फ्रेश एकदम समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस चीज में। a इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, इसको हमने इनिशियलाइज किया, a इज इक्वल टू 2। हमने लिखा भैया प्रिंट a++। जैसे ही प्रिंट a++ लिखोगे तो क्या होगा, यहां पे 3 स्टेटमेंट्स लिखे। पहली स्टेटमेंट में हमने a के अंदर 2 को डाल दिया, दूसरी स्टेटमेंट में हमने a++ लिखा, और तीसरी स्टेटमेंट में हमने a को दोबारा प्रिंट कराया। अब इसका आउटपुट क्या होगा, जब हमने ये a++ वाली कंडीशन लगाई है, तो इसमें इंटरनली जो हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा, उसमें पता है क्या होगा, पहले जो हमारा कंपाइलर है वो a को प्रिंट कर देगा, जैसा कि a की वैल्यू 2 है उसको प्रिंट कर देगा, और उसके बाद उसको इंक्रीमेंट करेगा। मतलब प्रिंट a++ में हमें 2 ही मिल रहा होगा। उसके बाद जब अगली लाइन में अपन प्रिंट a करेंगे, तो अब वो इंक्रीमेंट हो चुका होगा और यहां पे हमें 3 मिलेगा। लेकिन अगर इसी चीज को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, इसी चीज को अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, अगर इसी चीज को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं और यहां पर लिख दूं ++a, मैं यहां पर लिख दूं ++a, तो अब इस कंडीशन में पता है क्या होगा, पहले जो हमारा कंपाइलर है वो इंक्रीमेंट करेगा और उसके बाद a की वैल्यू को प्रिंट करेगा, और यहां हमें आउटपुट मिल जाएगा 3। पहले a++ जब लिखा तो उसने पहले a को प्रिंट करा दिया, उसके बाद इंक्रीमेंट कराया, लेकिन इस कंडीशन में पहले इंक्रीमेंट कराया, उसके बाद प्रिंट कराया। तो पहले वाली कंडीशन में हमें यहां पे 2 मिल रहा था, और दूसरी वाली कंडीशन में हमें यहां पे 3 मिल रहा है। समझ में आ गया ++a क्या होता है, a++ क्या होता है। इतना इंफोसिस डालने की जरूरत नहीं, बस ऐसा समझो कि कहीं पे भी इंक्रीमेंट कराना है और एक डिजिट से इंक्रीमेंट कराना है तो ++ डाल दोगे। ठीक उसी तरीके से हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी होता है, उसमें भी पोस्ट एंड प्री होता है, सेम फंक्शनिंग होती है, बस वो एक नंबर से डिक्रीमेंट कर देता है। अगर मैं यहां पे अगर मैं यहां पे 2 माइनस लगा देता हूं तो क्या होगा, अगर मैं यहां पे 2 माइनस लगा देता हूं तो ये हमें 1 दे देगा, और यहां पर भी ये 1 आ जाएगा। मतलब एक नंबर से इसने डिक्रीमेंट कर दिया है। ये दोनों ऑपरेटर्स हमें समझ में आ गया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं।
चलिए इसको नोट कर लिए, उसके बाद हम बिटवाइज ऑपरेटर्स देखते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर समझने के लिए हमें थोड़ा ट्रुथ टेबल की मदद लेनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं, जैसे कि वहां हमने ट्रू और फॉल्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हमने ट्रू और फॉल्स की बात करी, तो वहां पे ट्रू का मतलब होता है 1। जैसे कि आपको पता होगा कंप्यूटर हमारा 1 और 0 में इंटरप्रिटेशन करता है, ठीक उसी तरीके से जब उसे ट्रू देखना होता है तो वो 1 लेता है, और जब उसे फॉल्स इंटरप्रेट करना होता है तो वो 0 को एज एन इनपुट और आउटपुट लेता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम बिट वाइज ऑपरेटर की बात करें तो बिट वाइज ऑपरेटर का जितना भी ऑपरेशन होता है वो ट्रू और फॉल्स के ऊपर होता है, 0 और 1 के ऊपर होता है। यहीं पे हम बनाते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल ये कुछ इस तरीके से, अगर यहां पे हम 0 0 1 1 0 1 0 1 ये मैंने कुछ नंबर्स ले लिए हैं। अब बिटवाइज एंड ऑपरेटर में अगर हम 0 एंड 0 ये दो ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे, 0 एंड 0, अभी सिर्फ और सिर्फ इसके बिहाइंड का लॉजिक समझो। बिलीव मी, अभी से कुछ टाइम तक भी ये चीज आपको काम नहीं आने वाली है। ये आपको इंडस्ट्री लेवल में चीजें काम आ रही होंगी, डीएसए में जब आप बहुत आगे पढ़ रहे होगे ना तब काम आने वाला है। अभी सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में इस चीज को अच्छे से लिखने के लिए समझो कि भैया ये क्या होता है। अगर मैं डेप्थ में जाऊंगा ये वीडियो 3 घंटे की हो जाने वाली है। मैं आपको ये सारा समझा सकता हूं कि कहां क्या यूज होगा, कैसे किस तरीके से प्रोग्राम में आप इसको इंप्लीमेंट कर रहे होगे। ट्रस्ट में ये इंपॉर्टेंट अभी आज की डेट पे नहीं है। आज अभी आपका मोटो है आरजीपीवी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, और मेरा मोटो है आपको समझाना। तो ये लॉजिकल ऑपरेशन, सपोज अगर मैं 0 एंड 0, ये एंड बिट वाइज एंड है, अगर मैं 0 एंड 0 लगाऊं तो ये 0 होगा। अगर मैं 0 एंड 1 लगाऊं तो ये 0 होगा। अगर मैं 1 एंड 0 लगाऊं तब भी ये 0 होगा। लेकिन अगर दोनों स्टेटमेंट्स इसको इंडिविजुअली कंडीशंस की तरह ट्रीट करो, 0 मतलब फॉल्स कंडीशन, 1 मतलब ट्रू कंडीशन, अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स होती हैं, जैसा कि अभी इसको ऐसे समझो, लॉजिकल वाले जब मैं बात कर रहा था ना तो उसमें कंडीशंस थी ना, दोनों कंडीशंस अगर ट्रू है तो ये करना है, अगर इनमें से एक भी फॉल्स हो गई तो हमें ये नहीं करना है। ठीक उसी तरीके से समझो कि अगर एक कंडीशन फॉल्स है, दूसरी भी कंडीशन फॉल्स है, तो इसका आउटपुट हमें फॉल्स देना है। ठीक उसी तरीके से अगर एक कंडीशन फॉल्स है, एक कंडीशन अगर मेरी फॉल्स है, दूसरी कंडीशन अगर मेरी ट्रू भी है, तब भी हमें 0 यानी कि फॉल्स रिटर्न करना है। एक कंडीशन अगर मेरी ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, तब भी हमें फॉल्स रिटर्न करना है। अगर हमारी दोनों ही कंडीशंस ट्रू है तब हमें ट्रू रिटर्न करना है। ठीक, यही ट्रूथ टेबल मैंने वहां पे इस तरीके से बनाई है। अगर यहां पे मैं इसको फिल करूं तो ये कुछ इस तरीके से निकलेगा। अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं तो हमें फॉल्स मिल रहा होगा आउटपुट में। सेम चीज है, बिल्कुल सेम चीज है। रुको मैं आपको समझा देता हूं बच्चे से ही, थोड़ा सा टाइम लगेगा तो लगेगा, एटलीस्ट बच्चों को थोड़ी सी नॉलेज रहे उस चीज की। कहां गया है लॉजिकल एंथम, थोड़ा सा देना टाइम यार। देखो यहां पे मैंने जब आपको समझाया था कि A ग्रेटर देन B एंड B ग्रेटर देन C, तो ये दो कंडीशन है आपस में। अगर इन दोनों कंडीशंस में एक भी रॉन्ग हो गई तो जो हमारा आउटपुट है वो नहीं चल रहा होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये ट्रू है, ये 1 है, ट्रू का मतलब मैंने बताया 1, अगर ये फॉल्स है, 0 है, तो जो हमारा ये कंडीशन चलने वाला, ये जो स्टेटमेंट कि A इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ये नहीं चल रहा होगा, मतलब ये भी फॉल्स हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये कंडीशन भी ट्रू होती, मतलब कि 1 होती, 0 की जगह 1 होती, तो ये कंडीशन चलती, मतलब ये कंडीशन भी ट्रू हो जाती और ये 1 हो जाता। ठीक इसी तरीके से उसको भी इंटरप्रेट करो और चीजों को समझने की कोशिश करो कि अगर मैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर यूज कर रहा हूं, अगर मैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर यूज कर रहा हूं, तो बिटवाइज एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं तब भी जो हमारा स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, जो रिजल्ट है वो फॉल्स निकलेगा। अगर उनमें से एक भी फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स है, अगर एक भी फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स है, अगर दोनों ही ट्रू है तो हमारा रिजल्ट भी ट्रू है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट मैंने अभी आपको जस्ट बता दी है कि अगले सेमेस्टर में जब आप 3rd सेमेस्टर में आओगे, आपके सिलेबस में आएगा डिजिटल सर्किट सिस्टम, DCS, वन ऑफ द टफेस्ट समझ लो उसको कि भैया उसमें बैक थोड़ी ज्यादा लगती है, जिस तरीके से अभी M2 में लगती है ना, वहां DCS में लगती है। ये क्वेश्चन आपको सीधा सीधा वहां पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये वाली चीज मैंने आपको थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट बता दी है और इसको आप कॉन्सेप्चुअली अपने दिमाग में बिठा लो। वही अगर मैं बिटवाइज और की बात करूं, अगर मैं
इस चीज को नोट जरूर कर लेना, ठीक है, इसकी कोई पीपीटी नहीं है, यही आपको नोट करना होगा। अगर मैं यहां पे बिटवाइज और की बात करता हूं, एंड हो गया हमारा पहला और हो गया हमारा दूसरा। अगर मैं बिटवाइज और की बात करता हूं तो और का साइन ये है, डबल नहीं है भैया, छोटा है, सिंगल, ठीक है, सिंगल स्लैश यहां पे हम यूज कर रहे होते हैं। अब इसमें क्या होता है, जहां और की बात आती है, जिस तरीके से लॉजिकल ऑपरेशंस में अगर इन दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो जो हमारा आउटपुट है वो ट्रू निकल के आएगा। अगर इन दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो आउटपुट ट्रू निकल के आएगा। और अगर दोनों ही कंडीशंस ट्रू होती हैं 1/1 तब भी हमारा आउटपुट ट्रू निकल के आ रहा होगा। इन सब के बीच में ये जो साइन है इसको भी अपन और का साइन लगा लेते हैं। क्या करते हैं भैया, और का साइन लगा लेते हैं, ये सिंगल स्लैश होता है हमारा और का साइन। इसी कंडीशन में जो ट्रुथ टेबल है ये भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये ट्रुथ टेबल कुछ इस तरीके से हो जाएगा। क्या सीखा हमने कि अगर हमने बिट वाइज और ऑपरेशन इन दोनों के बीच में लगाया है तो अगर दोनों में से एक भी वैल्यू, एक भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो आउटपुट भी फॉल्स आएगा। अगर इन दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो आउटपुट ट्रू आएगा। अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आउटपुट ट्रू आएगा। अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू हो जाती है तो डेफिनेटली आउटपुट ट्रू आएगा। तो ये बिट वाइज और भी हमें समझ में आ चुका है। ठीक इसी तरीके से तीसरा बिटवाइज ऑपरेटर है बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेटर। इसको एक्सॉर बोलो, जोर बोले, एक्स और बोल लो, जो भी चीज है, यह है हमारा बिटवाइज जोर ऑपरेटर। इसको हम कुछ इस तरीके से डिनोट कर रहे होते हैं, अब इसमें खास बात क्या होती है कि अगर दोनों ही वैल्यूज, ट्रुथ टेबल दोबारा बना लो भैया, 0 0 1 1 0 1 0 1। इसमें खास बात क्या होती है कि अगर हमारी दोनों ही कंडीशंस या तो फॉल्स हैं या दोनों ही कंडीशंस या तो ट्रू है, इन दोनों जगह पे ये फॉल्स रिटर्न कर देता है। क्या भैया, नहीं समझ में आया? अगर दोनों ही कंडीशंस या तो ट्रू है, दोनों ट्रू होनी चाहिए, अगर दोनों ही कंडीशन या तो ट्रू है या तो दोनों ही कंडीशन फॉल्स है तो इन कंडीशंस में, इन जगहों पर ये रिजल्ट में फॉल्स दे देता है। और अगर दोनों में से एक फॉल्स है, एक ट्रू है, एक फॉल्स है, तो यहां ये ट्रू रिटर्न कर देता है। थोड़ा सा अटपटा सा ऑपरेटर है और इसका ऑपरेशन में भी आपको नहीं समझाऊंगा, ज्यादा डेप्थ हो जाएगा। अभी के लिए आपके लिए इतना समझना बहुत जरूरी है। इसको आप बिटवाइज जोर ऑपरेटर लिख सकते हो इस तरीके से। एग्जाम में ये आप ट्रुथ टेबल बना के आ रहे होगे। इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन क्या दोगे? इफ बोथ द एंटिटीज आर फॉल्स, इफ बोथ द कंडीशंस आर फॉल्स, it will return false. If both the conditions are true, it will return false. If one of the condition is false and one of the condition is true, ये जो मैं बोल रहा हूं इसको नोट कर लो। If one of the conditions is false and one of the condition is true, it will return true. यही चीजें दोनों में लग रही हैं। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से सजा के लिख के आ रहे होंगे। इतना नोट करो। अब इतना नोट करने के बाद आगे बढ़ते हैं भैया हम अपने टर्नरी ऑपरेटर की तरफ। लास्ट हमारा एक और ऑपरेटर बचा हुआ है। ये टर्नरी ऑपरेटर है लेकिन इसमें सिर्फ एक ही ऑपरेटर है, तो इसे हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कह सकते हैं। जो ये हमारा कंडीशनल ऑपरेटर है ये एक ऑल्टरनेटिव समझ लो इफ एंड एल्स कंडीशन। इफ एंड एल्स स्टेटमेंट के इफ एंड एल्स क्या होता है अगली वीडियो में बताऊंगा। जो इफ एंड एल्स स्टेटमेंट है इसका एक ऑल्टरनेटिव है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर में क्या होता है? कंडीशनल ऑपरेटर में हमारा एक क्वेश्चन मार्क और ये एक कॉलन यूज होता है। किस तरीके से यूज होता है? सपोज हमारे पास दो वैल्यूज है, a इज इक्वल टू 5, लेट्स से a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 10। हमारे पास दो वैल्यूज है, a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 10। हमें चाहिए कि विच इज द बिगेस्ट नंबर। हमें चाहिए विच इज द बिगेस्ट नंबर आउट ऑफ दीज। तो एक तो फॉर्मूला ये है कि आप इफ एल्स कंडीशन लगाओ कि अगर a हमारा b से बड़ा है तो a इज द ग्रेटेस्ट। इफ a is greater than b तो a इज द ग्रेटेस्ट, एंड इफ b इज ग्रेटर देन a देन b इज द ग्रेटेस्ट। इफ एल्स लगा सकते हो। लेकिन अगर इफ एल्स नहीं लगाना है तो हम क्या कर सकते हैं? यहां पे कंडीशनल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं।
कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, एक स्टेटमेंट डालोगे ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, ये हमने एक कंडीशन लगा दिया कि भैया ए ग्रेटर देन बी, इसको पहले आप चेक करो कि क्या हमारा ए जो कि 5 है वो ग्रेटर देन 10 है, इसको आप चेक करो। चेक करने के बाद, ये चेक करने के लिए हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, जैसे क्वेश्चन मार्क लगाओगे चेक हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद ए कॉलन बी लगा दोगे। इसमें अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर जो हमारा ए है वो बी से बड़ा निकलता है, तो जो ए की वैल्यू है वो आके बिगेस्ट में स्टोर हो जाएगी। समझ में आया क्या? सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले भैया ए ग्रेटर देन बी, इस कंडीशन को चेक किया। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो जो पहला वेरिएबल है, जो पहला ए लिखा हुआ है, उसको आंख बंद करके बिगेस्ट के अंदर स्टोर करा दोगे। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो क्या करोगे, बी को ले जाके अपने बिगेस्ट के अंदर स्टोर करा दोगे। तो क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है, तो जो हमारे बी की वैल्यू है जो कि है 10, वो बिगेस्ट के अंदर स्टोर हो जाएगी, और जो हमारा बिगेस्ट नंबर है, जो हमारा बिगेस्ट नंबर है, वो इक्वल टू हो जाएगा 10। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? क्या ये चीज हमें समझ में आ चुकी है? बहुत टफ इसको लोग मानते हैं, इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आपको ये चीज समझ में आ चुकी है तो आपको वन ऑफ द टफेस्ट चीज समझ में आ चुकी है। एक अगर मैं सच्चाई आपको बताऊं तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स में जब आप काम कर रहे होगे, इंडस्ट्री लेवल पे चीजों के ऊपर वर्क कर रहे होगे, तो आप इफ एल्स स्टेटमेंट या स्विच केसेस ज्यादा यूज कर रहे होगे। लेकिन यहाँ पे मेरा फर्ज था आपको ये ऑपरेटर बताना कि एक टर्नरी ऑपरेटर भी होता है यूनरी और बाइनरी के अलावा, तो आप उसको भी आके पढ़ लो। एग्जाम में ये चीज जरूर लिख के आना, जो आपका एग्जामिनर है जो कॉपी चेक कर रहा होगा वो एकदम ब्लो हो जाएगा कि यार ये बच्चा कहाँ से पढ़ गया। तो ये चीजें होती हैं, और अगर इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ आप बना के आओगे ना, तो एक एज के साथ रहोगे, 7 में 7 नंबर मिलेंगे। ये आप लिख लो, ये 7वां हमारा ऑपरेटर था, और ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। इस चीज को नोट जरूर कर लेना यार, चल नोट कर लो। चल नोट करने के बाद, ये भी एक इंपॉर्टेंट वीडियो थी क्योंकि आपका बेस बन रहा है, ये पूरा चैप्टर ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आप पढ़ लो, देख लो यार, चलो समझा ही देता हूँ, वरना आप बोलोगे भैया कटौती कर रहा है। ये फ्री कोर्सेज हैं जो हमारे एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे चल रहे हैं। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री आपके आदित्य पाटिल से पढ़ा रहे हैं, इंजीनियरिंग फिजिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ, इंजीनियरिंग बीसी जो आपका बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, यही वाली वीडियो उसका पार्ट है। प्लेलिस्ट की जितनी भी ये वीडियोस चल रही हैं, इन सबकी जो प्लेलिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाली है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग भैया ने पढ़ाया है, BEE आपके अमित सर पढ़ा रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स जल्द ही चालू होने वाला है, शायद, मुझे भी कंफर्म नहीं है। अगर इसका टीचर मिल जाता है या हमें से ही कोई पढ़ाना शुरू कर देता है तो आपको ये भी मिल रहा होगा। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर उस टाइम तक ये चीज आ जाती है। तीसरा, अगर आपको M1, M2 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और बेसिक सिविल एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो आप 799 बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन को ऐप को डाउनलोड करके और वहां से पढ़ सकते हो। ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। दूसरा, अगर iOS यूजर्स हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, या फिर आप क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करके वहां पे ORG कोड मांगता है, तो ORG कोड में आप KAEQL ये लिखोगे तो आप एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप पे रीडायरेक्ट हो जाओगे, वहां पे आप कोर्स कंटेंट को परचेज कर सकते हो। तो ये वाली चीज है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, चीजों को रिवाइज करो, नोट्स अच्छे से बना लेना। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहां तक वीडियो को देखने के लिए। एक और चीज बोलना भूल गया था, अटेंडेंस नहीं लगाते हो, आपका नाम, आपकी सिटी, किस कॉलेज से हो, ये सारी चीजें अगर आप डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट में हमें बताते हो तो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं एक एक कमेंट को देखने वाला हूं। आपको जो भी प्रॉब्लम है वो बताओ, जो प्रॉब्लम अच्छी चीजें लग रही हैं उसको भी बताओ, अपनी अटेंडेंस जरूर लगा के जाना। चलो अब फाइनली बहुत बहुत धन्यवाद।